हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो टॉपिक का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें क्यों है, संविधान की ज़रूरत हमें क्यों है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अपनी बुक में आप इस तरीके से स्टार मार्क कर लेना। अब क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। जैसे कि एग्जामिनर या तो ये पूछ लेगा डायरेक्टली कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड क्यों है, या फिर ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन आपसे पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मॉडिफाई होकर आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल पढ़ा उससे हमें ये तो समझ आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों है एंड कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है। आगे टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हो। एंड अनअकैडमी पर आपको करना क्या है कि आपको मेरा ये नाम सर्च करना है। आपको यहाँ पर मेरा नाम दिख रहा है, ये नाम आपको सर्च करना है, यही आपको डीपी दिखेगी और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये एक तरीके की रूल बुक है, ठीक है, जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं। और जो हम सिटीजन्स हैं ना, हम जो आम जनता है, हमारे राइट्स इसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको किस तरीके से रूल करना है, वो सारे रूल्स, उनकी लिमिटेशंस लिखी हुई हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रॉमिस करता है कि हर एक इंसान को बराबरी का हक दिया जाएगा, इक्वालिटी प्रॉमिस करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हर एक इंसान की डिग्निटी एंड ऑनर को जो है प्रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है। The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals। अब oppressor कौन हुए बच्चों? देखो, oppressor का मतलब वो होता है जो किसी को डराता है, धमकाता है। oppressed का मतलब वो है जो डरा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये oppressor वर्ड यूज किया है ना, ये यूज़ किया है वाइट माइनॉरिटी पीपल के लिए। एंड जो ये ऑप्रेस्ड वर्ड यूज़ किया है ये ब्लैक मेजॉरिटी पीपल के लिए। तो समझ में आ रहा है ना, ब्लैक मेजॉरिटी मतलब वो लोग, वो साउथ अफ्रीकन पीपल जो ब्लैक पीपल थे, जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, तो वो ब्लैक मेजॉरिटी में आ गए। एंड जो वहाँ पर वाइट पीपल थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन उनकी सुप्रीमेसी थी, वो लोग इन ब्लैक पीपल को सप्रेस करते थे, राइट। तो जो ये ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मिलकर एक पीसफुल नेगोशिएशन किया, ठीक है, एंड इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। तो साउथ अफ्रीका का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, ये सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था दुनिया का। एंड अदर डेमोक्रेटिक देशों के लिए ये एक तरीके से एक एग्जाम्पल के रूप में सामने आया था। इसके अलावा जो ये ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड लोग थे, मतलब जो वाइट एंड ब्लैक पीपल थे, इन लोगों ने पीसफुल तरीके से नेगोशिएट किया, एक नई डेमोक्रेसी को प्लान किया, साथ में रहने का इन्होंने सोचा और ये भी देखा, ये भी ध्यान दिया कि सभी के राइट्स को प्रिजर्व किया जाए। हालांकि इन लोगों के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो इन लोगों में इतना फ्रिक्शन था, फिर इनको बाद में जाकर क्या करना पड़ा, एक पीसफुल तरीके से नेगोशिएशन करना पड़ा और एक इनको न्यू डेमोक्रेसी प्लान करनी पड़ी, जिसमें इन्होंने, जो वाइट पीपल थे, ब्लैक पीपल थे, साथ में मिलकर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था। हालांकि इनका एक दूसरे पर ट्रस्ट करना इजी नहीं था बिल्कुल भी। इनके मन में बहुत सारे डर थे, बहुत सारे फियर्स थे। एंड दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। देखो, इंटरेस्ट का मतलब होता है खुद के जो हित होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, एंड सेफगार्ड का मतलब होता है प्रिजर्व रखना या सुरक्षित रखना। तो जो वाइट एंड ब्लैक पीपल थे, ये अपने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड रखना चाहते थे, अपने हक को ये प्रिजर्व रखना चाहते थे। क्वेश्चन ये आता है कि जो ये ब्लैक मेजॉरिटी एंड वाइट माइनॉरिटी के लोग हैं, ये अपने किन इंटरेस्ट को सेफगार्ड रखना चाहते थे? तो सबसे पहले ब्लैक मेजॉरिटी की बात करते हैं। ये चाहते थे कि जो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है मेजॉरिटी रूल का, मेजॉरिटी रूल मतलब 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। तो ये जो ब्लैक मेजॉरिटी के लोग हैं, ये चाहते थे कि जो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है ना मेजॉरिटी रूल का, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो फिर से क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा, भेदभाव की नीति दोबारा शुरू हो जाएगी एंड वाइट पीपल फिर से सुप्रीमेसी में आ जाएंगे। तो इसीलिए ब्लैक मेजॉरिटी के लोग जो है वो नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है, जो कि है मेजॉरिटी रूल, ये किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा,
ब्लैक मेजॉरिटी के लोग ये चाहते थे कि इनके सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स मिले। अब सोशल राइट्स का मतलब क्या है कि इनको इक्वालिटी का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक राइट्स का मतलब ये है कि ब्लैक पीपल को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि ये भी लोग आगे बढ़ पाएं। अब इसके अलावा अगर हम वाइट माइनॉरिटी की बात करें तो ये अपने किन इंटरेस्ट को सेफगार्ड रखना चाहते थे, ये चाहते थे कि जो इनके प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी है ना, ये प्रोटेक्ट रहें, ये सुरक्षित रहें। तो प्रिविलेजेस का मतलब क्या है, जो इनके विशेष अधिकार थे, जो इनके स्पेशल राइट्स थे, एंड जो इनकी प्रॉपर्टी थी, तो इनके प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या चीज़ समझ में आई, आपको यहाँ पर ये समझना है कि क्वेश्चन अगर ये आया कि ब्लैक एंड वाइट ये लोग जो थे इन्होंने नेगोशिएट कैसे किया, इनका पीसफुल नेगोशिएशन कैसे हुआ। देखो रीज़न ये था कि दोनों ही लोग जो है ना, दोनों ही ग्रुप के लोग अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए लास्ट में क्या करते हैं, पीसफुल तरीके से नेगोशिएट करते हैं। क्योंकि ब्लैक पीपल एक तरफ से ये नहीं चाहती थी कि मेजॉरिटी रूल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, एंड इसके अलावा वाइट माइनॉरिटी ये नहीं चाहती थी कि इनसे इनके प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी छीनी जाए। तो इस तरीके से बहुत लंबा एक जो है नेगोशिएशन इनका चला था, एंड आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन दोनों ही पार्टी जो है मान गई थी, एक दूसरे की जो बातें थी वो इन्होंने मानी और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब जो ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था अभी हम देखेंगे कि जो वाइट पीपल हैं इन्होंने किस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ किया एंड ब्लैक पीपल ने किस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो जो वाइट पीपल थे इन्होंने अग्री किया कि जो ये मेजॉरिटी रूल का प्रिंसिपल है ये माना जाएगा, 1 पर्सन 1 वोट माना जाएगा। इसके अलावा जो ये पुअर पीपल एंड वर्कर्स हैं इनके बेसिक राइट्स इनसे कभी नहीं छीने जाएंगे। इसके अलावा जो ब्लैक पीपल है उन्होंने ये अग्री किया कि जो ये मेजॉरिटी रूल का प्रिंसिपल है इसे एब्सोल्यूट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ना ही वाइट माइनॉरिटी के प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी इनसे छीनी जाएंगी। तो इस तरीके से ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है इनको करना पड़ा। हालांकि ये कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ईजी नहीं था, बट अभी हम ये देखेंगे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और इस चीज़ की क्या गारंटी थी कि आगे जाकर कोई भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। इस चीज़ को भी अब हम यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्या है कि दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट बनाना पड़ा था, वाइट पीपल को ब्लैक्स पर एंड ब्लैक को वाइट पीपल पर। अब बात ये आ जाती है इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, कि भले ही इन्होंने एक दूसरे पर ट्रस्ट दिखाया, विश्वास दिखाया, व्हाट वाज द गारंटी, इस चीज़ की क्या गारंटी थी कि ये जो ट्रस्ट है ये आगे जाकर फ्यूचर में कभी नहीं टूटेगा। तो इस चीज़ के जवाब हम यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में जानेंगे। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. अब देखो यहाँ पर जो ये कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे, इन कॉम्प्रोमाइज़ को एक विश्वास के आधार पर अग्री किया था और ये विश्वास आगे जाकर फ्यूचर में ना टूटे, तो इसके लिए क्या किया कि ये जो सारे रूल्स हैं इनको लिखित पढ़त में ले लिया जाए, मतलब लिखित रूप से, रिटन रूप से ले लिया जाए, ताकि सभी लोग इनको आगे जाकर माने और कोई भी इनमें किसी भी तरीके का अपनी मन मर्जी से चेंज ना कर पाए। हालांकि एक चीज़ बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, दैट मीन्स चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो चेंजेस ऐसे नहीं होता कि कोई अपनी मन मर्जी से कुछ भी चेंज ला दे। ये चेंजेस आवश्यकता के अनुसार होते हैं एंड लोगों की भलाई के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी क्या समझा कि ये जो दोनों पार्टी के लोग थे, वाइट एंड ब्लैक पीपल, इन दोनों ने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया था वो ट्रस्ट के आधार पर किया था और ये ट्रस्ट आगे जाकर ना टूटे, तो इसके लिए क्या किया गया, इन रूल्स को लिखा गया। क्योंकि जब लिखित में कोई चीज़ होती है तो उसको सभी लोग मानते हैं। इसके अलावा इस रूल्स में ये भी लिखा गया कि जो आगे चुने हुए रूलर्स होंगे, जिनको इलेक्ट किया जाएगा, उनको किस तरीके से चूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, मतलब जो नियुक्त सरकार होगी जिसको चुना जाएगा, उसके पास कितनी पावर होगी और वो अपनी पावर का कितना यूज़ कर सकती है। सो कहने का मतलब है इस रूल बुक में इलेक्टेड गवर्नमेंट पर भी लिमिटेशंस लगाई गई। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसके अलावा ये जो रूल्स हैं
इनमें ये भी इंश्योर किया जाएगा कि सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं। These rules will work only if winner cannot change them easily. एंड इसके अलावा ये भी इंश्योर किया गया कि जो ये रूल्स हैं इसको आगे जाकर कोई भी इजीली तरीके से चेंज ना कर पाए, क्योंकि देखो अगर जो रूलर होगा, जो विनर होगा, अगर वो अपनी मन मर्जी से ऐसे रूल्स को चेंज करता जाएगा तो देश कैसे चलेगा, और ये विश्वास भी टूट जाएगा जो ब्लैक एंड वाइट पीपल में हुआ था। तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए इन्होंने ये भी इस रूल में डाला, ये इंश्योर किया कि जो आगे रूलर होंगे वो कभी भी अपनी मन मर्जी से इजीली इन रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। एंड दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड, और यही चीज साउथ अफ्रीकन्स ने की, और जो ब्लैक एंड वाइट पीपल थे इन दोनों ने बेसिक रूल पर अपना अग्रीमेंट किया था। इसके अलावा they also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these, and this set of basic rule is called a constitution. इसका मतलब क्या हुआ? देखो जो वाइट एंड ब्लैक पीपल थे इन्होंने इस चीज़ पर भी अग्री किया कि जो ये रूल्स होंगे, जो ये रिटन रूल्स हैं, ये सुप्रीम माने जाएंगे। दैट मीन्स कि कानून से, इन रूल्स से बढ़कर कोई भी ऊपर नहीं होगा, सभी को ये रूल्स मानने हैं, और अगर कोई इन रूल्स को नहीं मानेगा तो ऑब्वियसली उसे सजा हो जाएगी। तो ये जो रूल्स हैं इन्हें सुप्रीम माना गया, और ना ही इनको गवर्नमेंट इग्नोर कर सकती है, ना ही रिप्रेजेंटेटिव, ना ही आम लोग। तो जो भी ये रूल्स के, बेसिक रूल्स के सेट हैं, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? द सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये बेसिक रूल पढ़े आप लोग एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करना, ये सारे के सारे जो बेसिक रूल्स हैं इसी के सेट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार किया गया ये कुछ यूनिक चीज़ नहीं थी, कुछ अलग चीज़ नहीं थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसा कोई पहला और आखिरी देश नहीं था जहां पर अलग अलग ग्रुप के लोग रह रहे थे, बल्कि हमें अदर कंट्रीज़ में भी अलग अलग ग्रुप के लोग मिलते हैं। और देखो जहां पर अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के लोग रहते हैं ना, वहां पर लोगों के अपने खुद के विचार होते हैं, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है, डिफरेंस ऑफ थिंकिंग होती है। हाँ, वो बात अलग है कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में हमें वाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में बिटरनेस देखने को मिली, ऐसी बिटरनेस हमें कहीं भी और जगह देखने को नहीं मिलती। लेकिन हम ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या देखते हैं? हम डाइवर्सिटी देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो आगे ये बात कही गई है कि चाहे कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो या कोई कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक हो, सभी कंट्रीज को ये बेसिक रूल्स लिखने चाहिए, ये बेसिक रूल्स मानने चाहिए। क्यों? ताकि जो डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं वो तभी एक पीसफुल तरीके से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब जो ये लाइन है ना, दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट ओनली, इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें जो अभी हमने यहाँ पढ़ी, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें सिर्फ गवर्नमेंट पर ही अप्लाई नहीं होती, बल्कि चाहे वो छोटे एसोसिएशन हो या बड़े एसोसिएशन हो, इसको हम संगठन बोलते हैं हिंदी में, तो हर एक एसोसिएशन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सभी लोग रूल्स को फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी भी एसोसिएशन में हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एरिया में जो क्लब है, या इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एक सेकेंड, तो आपके एरिया में या तो कोई क्लब हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो बच्चों ध्यान रखना कि किसी भी तरीके का एसोसिएशन हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है, संविधान की ज़रूरत सभी को होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये एक रूल बुक है। इसमें क्या होता है? रूल्स को लिखा जाता है, और अगर रूल्स लिखे जाते हैं तो सभी लोग उन रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि सभी लोग रूल्स को फॉलो करने के लिए अबाइड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो हम इस चीज़ से इसको समझ सकते हैं कि अगर आपकी क्लासरूम में आपकी टीचर कुछ रूल्स लिख दे
कि भाई उनकी क्लास में कोई भी शोर नहीं मचाएगा, कोई किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करेगा। तो अब सभी बच्चे क्या करेंगे, वो ना इन रूल्स को मानेंगे जो टीचर्स ने रूल बनाए हैं। तो कोई भी एसोसिएशन हो, हर एक एसोसिएशन में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज सेट ऑफ रिटन रूल्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक सेट है किस चीज का? रिटन रूल्स का, दैट आर एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। ये चीज ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो बेसिक रूल्स है ना उसका ये एक रिटन सेट है। और ये जो रिटन रूल्स हैं बेटा, ये सभी के सभी फॉलो करते हैं जो उस कंट्री में रहते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज अबाइड बाय दीज रूल्स। Constitution is the supreme law that determines the relationship between people living in the territory and also relationship between the people and the government. So Constitution जो है ये एक सुप्रीम लॉ है और इस कानून को सभी ने फॉलो करना है, इन रूल्स को सभी ने फॉलो करना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये रूल्स लिखे गए हैं, दीज रूल्स डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन टेरिटरी। मतलब जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उनके एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस हैं, एंड इसके अलावा लोगों के गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन है, इसको डिटरमाइन किया जाता है इन रूल्स के द्वारा। और ये रूल्स कहाँ लिखे हैं? ये रिटन रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ना 4 फंक्शन दिए गए हैं। अब ये चारों फंक्शन आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला क्या है? इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन रूल्स है ना, इससे क्या होता है, ये सुनिश्चित होता है और ये एंश्योर किया जाता है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ रहें, हार्मनी के साथ रहें, कोऑर्डिनेशन के साथ रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, पीसफुल तरीके से रहें, कभी एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, मिलजुल कर रहें। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। देखो सेकंड पॉइंट में ये बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी स्पेसिफाई करता है गवर्नमेंट को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा या इसका गठन किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि गवर्नमेंट में किस किस के पास क्या क्या अधिकार होंगे एंड किसके पास डिसीजन लेने की पावर होगी। इसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो इसमें यह बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी राइट डाउन किया हुआ है कि सरकार के पास क्या क्या पावर होंगी और उन पावर्स पर लिमिटेशंस भी होंगी। इसके अलावा हम सिटीजन्स के क्या राइट है वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। तो देखो इस पॉइंट का मतलब क्या बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है ना, जो सरकार है, उसको भी कानून को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है। अपनी मन मर्जी से ये कुछ भी रूल्स को नहीं बदल सकते, ना ही किसी तरीके का अपनी मन मर्जी से अमेंडमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा इनकी पावर्स को भी लिमिट किया हुआ है। एंड सेकंड ये है कि सिटीजन्स के राइट्स जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं ताकि हम सभी लोगों की डिग्निटी एंड ऑनर को प्रिजर्व किया जा सके। अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें, और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देना कि इस थर्ड पॉइंट में जो ये सिटीजन्स की बात हुई है, इसमें ये भी है कि अगर हम सिटीजन्स को गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर पसंद नहीं आती हैं तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, या इसके अलावा वी कैन नॉक द डोर ऑफ कोर्ट, हम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे साथ किसी भी तरीके की कोई नाइंसाफी होती है। तो फोर्थ पॉइंट में ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एक्सप्रेस किया गया है कि जो आम लोग हैं इनकी क्या एस्पिरेशंस है, क्या इनकी इच्छाएं हैं, एंड ये भी बताया हुआ है कि किस तरीके से लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा किया जाए ताकि एक बहुत अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो। इसके अलावा लोगों से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो इन सभी रूल्स को फॉलो करे ताकि एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो। तो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो ये 4 पॉइंट ना बच्चों आपको याद रखने ही रखने हैं। All countries that have constitutions are not necessarily democratic.
वो सभी कंट्रीज जहां पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब रिटन रूल्स लिखे हुए हैं, दैट डजंट मीन कि वो सभी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं। बट अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो ध्यान रखना कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है, वरना डेमोक्रेसी चल नहीं पाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। लेकिन अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है ना बच्चों, तो ध्यान रखना वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के वो देश चल नहीं पाएगा जो डेमोक्रेटिक होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आपको पता है ना कि ग्रेट ब्रिटेन ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को कॉलोनाइज किया हुआ था, राइट। लेकिन जैसे ही अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी मिलती है तो अमेरिका अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर देता है। इसके अलावा जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो जो फ्रेंच पीपल हैं उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल दे दिया था। तो तभी से जितने भी देश जो डेमोक्रेटिक हैं, या ये कह लो जो भी देश डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। और हमने ये तो देख ही लिया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जैसा कि मैंने कहा यहाँ से आप शुरू करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर जाकर आप इसे एंड कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि ये सारे पॉइंट आपको जो है लिख के आने हैं और याद रहने चाहिए। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। माई इंस्टाग्राम ID इज priyankagore8। थैंक यू, बाय बाय।